हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट पे बात करेंगे। ऑर्डिनरी सीमेंट बोले तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसका केमिकल कंपोजिशन टू टाइप्स का है, एक ऑक्साइड कंपोजिशन है और दूसरा कंपाउंड कंपोजिशन है। ऑक्साइड कंपोजिशन हम किसे कहते हैं? जो हमारा रॉ मटेरियल है जैसे लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, अल्कलीज, ये सारा जो रॉ मटेरियल है ये हमारा ऑक्साइड कंपोजिशन है। क्लियर? ये इसका क्या क्या परसेंटेज है? तो ये जितना भी मैंने इंग्रेडिएंट्स का नाम लिया, ऑक्साइड कंपोजिशन का नाम लिया, इसमें से जो हमारा लाइम एंड सिलिका है ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है। देख लीजिए आप बोर्ड पे भी कि लाइम 62% है और सिलिका हमारा 22% है। इसके बाद ये सारा इंग्रेडिएंट है। क्लियर? अब इसका फंक्शन क्या है? लाइम का फंक्शन, सिलिका का फंक्शन और भी जितना हमारा इंग्रेडिएंट है ये सारे इंग्रेडिएंट का फंक्शन क्या है? तो लाइम का क्या काम है? सबसे पहले तो इसका जो है लाइम ऑलमोस्ट या अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि 2/3 ऑफ सीमेंट के अंदर इसका क्वांटिटी जो है वो 2/3 सीमेंट का 2/3 सीमेंट के क्वांटिटी का है। ओके। और इसमें जब हम इसको मिलाते हैं सीमेंट तैयार करने के लिए, सीमेंट फॉर्म करने के लिए, तो उस वक्त हम इसको मतलब बहुत केयरफुल्ली मिलाते हैं, ध्यान रखते हैं कि एक्सेस अमाउंट या फिर डिफिशिएंसी बोले कि जो प्रॉपर परसेंटेज है उससे कम ना तो कम हो और ना ज़्यादा हो, इसका केयरफुल्ली ध्यान रखते हैं। अगर वो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा तो उस पर फिर फ़र्क पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि ये इसका क्वांटिटी जो है जो प्रॉपर परसेंटेज है उससे ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि सीमेंट को वो अनसाउंड कर देगा, जो कि हम लोग साउंडनेस टेस्ट में भी वहाँ पे बात किए थे। अनसाउंड कर देगा। अनसाउंड बोले तो वो आज से 5 साल या 10 साल बाद क्या करेगा कि जहाँ भी हमने सीमेंट को यूज़ किया है उस सीमेंट को जिस भी कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो वहाँ पे वो उसके वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देगा और उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, क्रैक कर जाएगा। क्लियर? अब अगर हमारा जो प्रॉपर परसेंटेज है उससे अगर हम कम मिलाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि उसका जो हमारा सेटिंग टाइम है मतलब वो कम हो जाएगा, क्विक सेट कर जाएगा और स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा जो हमारा सिलिका है, अब पहले इसको लाइम को भी आप देख लीजिए। लाइम के बारे में बोर्ड पे मैं इसके बारे में लिखा हूँ कि दिस फॉर्म्स द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ इट एंड इट्स प्रोपोर्शन इज टू बी केयरफुली मेंटेन्ड। द लाइम इन एक्सेस मेक्स द सीमेंट अनसाउंड एंड काउजेज द सीमेंट टू एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट. On the other hand, if lime is in deficiency, the strength of cement is decreased and it causes cement to set quickly. Clear? दूसरा हमारा ऑक्साइड कंपोजिशन क्या है? तो ये सिलिका है। ये कितना क्वांटिटी रहता है सीमेंट में? तो ये 1/5 पोर्शन ऑफ सीमेंट। 1/5 बोले तो कि अप्रॉक्सीमेटली 20% सीमेंट का ये 20% सीमेंट में मौजूद रहता है सिलिका। क्लियर? और डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनने के लिए, फॉर्म करने के लिए इसका होना मतलब सिलिका का होना सफिशिएंट क्वांटिटी में मस्ट है। क्लियर? जो कि डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मेन रिस्पॉन्सिबल है, मेन कंट्रीब्यूटर्स है सीमेंट के स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज़ के लिए। आगे देखिए, अगर ये एक्सेस अमाउंट में मौजूद रहता है, इफ़ सिलिका इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, तो उस केस में क्या होगा कि द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीजेज बट एट द सेम टाइम सीमेंट सेटिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड, मतलब सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, नेक्स्ट ऑक्साइड कंपाउंड्स क्या है, सॉरी ऑक्साइड कंपोजिशन क्या है? एल्यूमिना, Al2O3। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द
मतलब दिस इंग्रेडिएंट गिव्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। इट एक्ट्स एज ए फ्लक्स। फ्लक्स बोले तो फ्लक्स उसको कहते हैं जो कि क्लिंकरिंग टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है। अब क्लिंकरिंग टेम्परेचर किसको कहते हैं कि जब हमारा रॉ मटेरियल, जितना सारा मटेरियल का मैंने नाम लिया जो बोर्ड पे देखे, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, एल्कली, जो भी है, जब ये हाई डिग्री टेम्परेचर पे मतलब 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ये हीट होता है तो उस दौरान एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है, उसको कहते हैं हम लोग क्लिंकर। ठीक है, तो उसी टेम्परेचर को जो हाई डिग्री टेम्परेचर पे हीट हो रहा है उसी टेम्परेचर को हम लोग कह रहे हैं क्लिंकरिंग टेम्परेचर। तो उसको क्या करता है कि ये रिड्यूस कर देता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं फ्लक्स। और फ्लक्स जो है वो एक्ट करता है, मतलब हमारा जो एल्यूमिना जो है वो फ्लक्स की तरह एक्ट करता है। तो एल्यूमिना का भी वही काम है कि वो क्लिंकरिंग टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है। क्लियर? देखिए विच लोअर इट एक्ट्स एज ए फ्लक्स विच लोअर्स द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। क्लिंकरिंग टेम्परेचर आप समझ गए। अब आगे लिख रहा है कि द एल्यूमिना शुड नॉट बी प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। अगर ये एक्सेस अमाउंट में मौजूद रहेगा तो क्या करेगा कि वो सीमेंट को कमज़ोर कर देगा। क्लियर? अब आगे देखिए कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या है? ये जिप्सम के फॉर्म में रहता है। क्लियर? और ये इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देता है, जो कि इसको हम लोग रिटार्डर के नाम से भी जानते हैं। मतलब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, कि रिटार्डर के नाम से किसको जाना जाता है, तो CaSO4, CaCl2 या बोथ या नॉन ऑफ दिज। तो कैल्शियम सल्फेट को हम लोग रिटार्डर के नाम से जानते हैं, और कैल्शियम सल्फेट का ही दूसरा नाम है जिप्सम। क्लियर? अब आगे देखिए आयरन ऑक्साइड। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये कलर के लिए है, हार्डनेस के लिए है एंड स्ट्रेंथ के लिए। कि दिस इंग्रेडिएंट्स गिव्स कलर, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। नेक्स्ट मैग्नीशिया, जो कि हम लोग साउंडनेस में इसकी बात कर चुके हैं कि ये एक्सेस अमाउंट में अगर मौजूद रहेगा तो सीमेंट को अनसाउंड कर देगा, बात कर चुके हैं। यहाँ भी कर लेते हैं कि ये इंग्रेडिएंट जो है अगर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है तो क्या फ़र्क पड़ता है हमारे सीमेंट पे, और अगर एक्सेस अमाउंट में मौजूद रहता है तो सीमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब हमारा स्मॉल अमाउंट में मौजूद रहता है तो ये हार्डनेस देता है एंड कलर देता है। क्लियर? और जब ये एक्सेस अमाउंट मतलब हाई कंटेंट में मौजूद रहेगा उस केस में ये सीमेंट को अनसाउंड कर देगा। और अनसाउंड के बारे में आप समझ ही चुके हैं, अनसाउंड किसको कहते हैं ये आपको मालूम है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा दूसरा केमिकल कंपोजिशन है। दूसरा केमिकल कंपोजिशन क्या है? तो कंपाउंड कंपोजिशन। इसको समझिए आप कि जब हम रॉ मटेरियल को, हमारा रॉ में लिखा हुआ कि द ऑक्साइड कंपोनेंट्स, जो वही रॉ मटेरियल लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, एल्कलीज, तो उसी को कह रहे हैं हम लोग द ऑक्साइड कंपोनेंट्स स्टेटेड एबव डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में वो एग्जिस्ट नहीं करता है सीमेंट के। क्लियर? तो वो क्या करेगा कि वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होना चाहेगा। जब हाई डिग्री टेम्परेचर पर हीट करेंगे हम तो वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होना चाहेगा, तो एक नया कंपाउंड क्रिएट करता है, उसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड कंपोजिशन। क्लियर? तो यहाँ पे मेनली 4 कंपाउंड कंपोजिशन डेवलप करता है, फॉर्म होता है, जिसका नाम है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। क्लियर? जो दिख रहा आपको बोर्ड पे कि नेम ऑफ कंपाउंड क्या है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, और इसका फार्मूला ये है। और इसका एब्रीवेटेड फार्मूला जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग, क्यों, C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। क्लियर? ये जो कंपाउंड्स एब्रीवेटेड फार्मूला है, ये जो आया है, ये पूरा नेम ऑफ कंपाउंड्स, ये बॉक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा ये आइडेंटिफाई किया गया है। तो इनको, इस कंपाउंड को हम लोग बॉक्स कंपाउंड भी कहते हैं। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बॉक्स कंपाउंड को डिफाइन कीजिए, तो बॉक्स कंपाउंड इसी को कहते हैं, कंपाउंड कंपोजिशन को। क्लियर? चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। ये क्या है कि मतलब ये क्लियरली अंडरस्टूड है कि हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट,
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब रॉ मटेरियल रॉ कंपाउंड्स या रॉ कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। तो रॉ कंपोजिशन बोले तो जो हमारा ऑक्साइड कंपोजिशन था, लाइम, सिलिका, एलुमिना, आयरन ऑक्साइड, एल्कलीज, ये सारा जो हमारा है ये ऑक्साइड कंपोजिशन है, उसी पे ये ट्राई कैल्शियम से लेके डाई कैल्शियम से लेके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड उसी पे डिपेंड करता है। ये क्लियरली अंडरस्टूड है? क्लियर? अब क्या है कि इस पे कैसे फ़र्क पड़ेगा कि ये कैसे डिपेंड कर रहा है, आपको कैसे समझ में आएगा हम लोगों को ये कैसे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है, देखिए आप इससे समझिए कि ये प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्साइड कंपोनेंट्स एंड कंपाउंड कंपोनेंट्स, क्लियर? दोनों है, यहाँ पे ऑक्साइड कंपोनेंट्स है और यहाँ कंपाउंड कंपोनेंट्स है। इस 4 कंपोनेंट्स का मैंने नाम लिया, मतलब यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स मैंने लिया है और ये 4 कंपाउंड कंपोनेंट्स तो है ही, और 4 सीमेंट है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे। मेन सीमेंट जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इस पर क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर मान लीजिए कि लाइम स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है या फिर सिलिका स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो अगर देख लीजिए आप कि अगर ऑर्डिनरी सीमेंट में हमारा, या फिर ये कह सकते हैं कि सीमेंट में हमारा लाइम स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है, मतलब 63.1% से अगर 1.4% और ऐड कर देंगे तो 64.5% हो जाएगा। जब ये हमारा स्लाइटली इंक्रीज करेगा तो उसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कंपाउंड कंपोजिशन इंक्रीज करता है। तो देख लीजिए ये 40% था ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, तो ये कितना 50% इंक्रीज कर रहा है। एक्सेस नहीं, एक्सेस करेगा तो फिर वो अलग केस हो जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है। तो क्या हो जाएगा कि जब ये स्लाइटली इंक्रीज करेगा तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या हो जाएगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? यही हो रहा है ना कि जब ये स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में कंपाउंड कंपोजिशन भी इंक्रीज कर रहा है और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या हो जा रहा है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्लियर? अब देखिए कि जब ये हमारा लाइम स्लाइटली डिक्रीज करेगा और सिलिका स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा, तो इसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि C3S जब हमारा क्या होगा, स्लाइटली डिक्रीज करेगा और C2S स्लाइटली इंक्रीज करेगा। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, लो हीट सीमेंट क्या हो रहा है कि लाइम स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है 63.1 से कितना पे हो रहा है, 60% पे, और सिलिका स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है 20.6% से 22.5%। इसी के रिस्पेक्ट में हमारा कंपाउंड कंपोनेंट्स भी इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। तो C3S क्या हो रहा है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के रिस्पेक्ट में स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है, और C2S क्या हो रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट वो कन्वर्ट हो जा रहा है लो हीट सीमेंट में। क्लियर? ये आप देख लीजिए, फिर मैं पीछे जा रहा हूँ कि यही लिखा हुआ है, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ C3S, C2S, C3A एंड C4AF डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द ऑक्साइड कंपोजिशंस। Thus a slight increase of calcium oxide, जिसको हम लोग लाइम कहते हैं, causes considerable increases in C3S, the ordinary Portland cement into a rapid hardening cement। मतलब ordinary Portland cement क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो जा रहा है rapid hardening cement में। अगर a slight decreases in calcium oxide and increases in SiO2 silicon oxide, तो उस केस में क्या होगा, इसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि डिक्रीजेज कंसिडरेबली द प्रोपोर्शन ऑफ C3S एंड इंक्रीजेज दैट ऑफ C2S, thus ए कन्वर्टिंग द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इनटू लो हीट सीमेंट। क्लियर? चलिए हम लोग और डीपली बात करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में भी बात करेंगे और लो हीट सीमेंट के बारे में भी बात करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम, इस पे तो हम बात कर ही चुके हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ कंपाउंड कंपोजिशन। तो ये जो हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है, ये दोनों मतलब कंपाउंड कंपोजिशन मिल करके अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% मौजूद है सीमेंट में। देख लीजिए आप कि द टू सिलिकेट्स, मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, नेमली लिखा हुआ भी है, टुगेदर कंस्टिट्यूट अबाउट 70 to 80% ऑफ द सीमेंट and are most important contributors of the strength giving properties of the cement। स्ट्रेंथ जो सीमेंट में देता है उसके लिए मेन कंट्रीब्यूटर्स जो है यही दोनों है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। क्लियर?
अब आगे देखिए, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या है? ये एक्ट्स करता है फ्लक्स की तरह। फ्लक्स का क्या काम है वो जान चुके हैं अभी। तो फ्लक्स वो क्या करता है कि क्लिंकरिंग टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है। तो देख लीजिए यहाँ C3S एक्ट्स एज ए फ्लक्स एंड दस रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग ऑफ क्लिंकर्स एंड फैसिलिटेट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइम एंड सिलिका। लाइम एंड सिलिका को फैसिलिटेट करता है। फॉर दिस रीजन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज यूजफुल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट बनने के लिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो यूजफुल है। क्लियर। अब क्या करना है, अब क्या है कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की तरह ही टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड भी जो है वो एक फ्लक्स की तरह एक्ट करता है। और अगर देख लीजिए, इफ दिस लिक्विड वी आर नॉट फॉर्म ड्यूरिंग बर्निंग, बर्निंग के दौरान अगर हमारा ये लिक्विड बोले तो फ्लक्स मतलब C4EF अगर ये मौजूद नहीं रहेगा, नहीं पाया जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, जो किल्न के अंदर, ये जो हमारा किल्न है इसके अंदर जो हमारा रिएक्शन डेवलप कर रहा है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा। किल्न बोले तो जिसके अंदर सीमेंट तैयार होता है, तो इसके अंदर जो है उसका रिएक्शन जो है, सीमेंट का रिएक्शन जो हमारा पूरा रॉ मटेरियल्स का जो रिएक्शन है, अगर ये कंपाउंड मौजूद नहीं रहेगा तो उसका रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ भी है, वुड प्रोग्रेस मच मोर स्लोली एंड वुड प्रोबेबली बी इनकम्प्लीट। शायद वो इनकम्प्लीट रह जाएगा या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री रहेगा। इसलिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट कंट्रीब्यूट्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्वालिटी सीमेंट। क्वालिटी सीमेंट में इसका कंट्रीब्यूशन है ये दोनों कंपाउंड्स का। क्लियर। चलिए आगे। अब बॉक्स साइंटिस्ट का तो नाम सुन ही चुके हैं, जो कि ये चारों कंपाउंड्स जो दिया है हमारा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ये चारों कंपाउंड्स का नाम बॉक्स कंपाउंड भी है। अब इस कंपाउंड को क्या किया गया है, टोर्नेबॉम के द्वारा एक अलग नाम दिया गया है। टोर्नेबॉम भी एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा इन सब कंपाउंड्स को अलग नाम दिया गया है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का नाम अलग क्या है, इलाइट है। डाई कैल्शियम सिलिकेट का क्या नाम है, बिलाइट है। और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का क्या नाम है, सिलाइट है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट का क्या नाम है, फिलाइट है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के एग्ज़ाम में, यहाँ भी आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में भी मिलेगा और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मिलेगा। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो आप डिप्लोमा लेवल पे दें, चाहे वो इंजीनियरिंग लेवल पे दें, सब में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिस टॉपिक पे आज मैंने बात किया हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कहते किसको है, जब हमारा केमिकल रिएक्शन होता है सीमेंट एंड वाटर के बीच में, सीमेंट एंड वाटर के साथ, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। लिखा हुआ है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। और ये रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस बिटवीन सीमेंट कंपाउंड कंपोनेंट्स एंड वाटर। सीमेंट कंपाउंड कंपोनेंट्स क्या, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। ये जो हमारा कंपाउंड कंपोजिशन है, ये चारों क्या होता है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और उस कंपाउंड का नाम पड़ता है हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम एल्यूमिनेट, और क्या है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देख लीजिए यहाँ पे कि न्यू कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रेटेड कैल्शियम एल्यूमिनेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्म। जो क्या करता है कि वो सीमेंट को हार्ड फॉर्म में सॉलिडिफाई कर देता है, मतलब जमा देता है। क्लियर। इसका यही काम है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो। क्लियर। चलिए, थैंक यू।